जम्मू आ गए, दिल्ली आ गए, अलग अलग जगह पे आ गए। और अभी सरकार उनको कह रही है कि फिर से हम मेरी बात समझ गए? क्या सबके साथ मर्डर हो जाता है? क्या सारी बहुएं जला के मार दी जाती हैं? आइए सर, तो आगे आपके साथ ही अपनी जर्नी को शेयर करने जा रहे हैं कि इन्होंने कहाँ से शुरुआत करी, कैसा रहा इनका सफर। माई सेल्फ सचिन वत्स फ्रॉम सीतामढ़ी बिहार। और मैंने अपनी स्टार्टिंग एजुकेशन मुजफ्फरपुर से की थी, क्लास 5-6 तक। उसके बाद वहाँ एक ट्रेंड है, एक अच्छा इंस्टीट्यूट है, रामकृष्ण मिशन विद्यापीठ, देवघर, झारखंड। तो वहाँ मैं क्लास 6 में ज्वाइन किया। क्लास 12th में मैंने क्लैट क्लियर किया 2016 में, और राजीव गांधी नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ लॉ पटियाला पंजाब है, वहाँ से मैंने ग्रेजुएशन किया। उसके बाद कुछ दिन का प्रैक्टिस था और एक लीगल रिसर्चशिप हुआ था। एक सीजेआई थे हमारे रंजन गोगोई, वो जब रिटायर हुए थे तो राज्यसभा मेंबर के रूप में नॉमिनेट हुए थे, तो उनके साथ मैं लीगल रिसर्चर था कुछ दिन तक। फिर सर्विसेज में ही आना था तो सर्विसेज की तैयारी शुरू की। कुछ दिन तक यूपीएससी की तैयारी की, यूपीएससी की तैयारी कर भी रहा हूँ। और उसी बीच में मेरा होम स्टेट है बिहार, और बिहार जुडिशरी आया, तो ये मेरा बिहार जुडिशरी का पहला ही अटैम्प्ट था, ये मेरा सिलेक्शन। बाकी जो प्रिपरेशन की बात है कि कैसे करें क्या करें, तो आपका जो एक तो आपके लिए सबसे बड़ी बात है, मैं शुरुआत में किसी कोचिंग से नहीं था। स्टार्टिंग आफ्टर फेज वाइज जैसे जैसे ज़रूरत पड़ी, प्रीलिम्स, मेंस राइटिंग, इंटरव्यू में पार्टिकुलरली मेरा पहुजा से बहुत अच्छा हेल्प मिला, पार्टिकुलर पिन पॉइंटेड हेल्प। इतना जैसे बाकी इंस्टीट्यूट्स में क्या था कि आप गए, एक तो फुल डे बैठे, 2-3 घंटा बैठे, अपना आपका जब नंबर आएगा तब तो आप एग्जॉस्ट हो जाओगे, क्योंकि ये मॉक इंटरव्यू था। तो एक आपको मतलब मॉक इंटरव्यू में आपका पर्सनल एक गाइडेंस ज़रूरी है। ये अगर मॉक इंटरव्यू वैसा ही हो जैसा बीपीएससी ले रही है तो वैसा हेल्प मिल नहीं पाता था। पहुजा में क्या था कि जैसे आप आए, आपके पास ये भी ऑप्शन था कि आप बार बार आ सकते हो, अगले संडे आओ, अगले संडे आओ, अगले संडे आओ। दूसरा चीज़ एक और था कि पर्सनल इंटरेक्शन की, आप जैसे दो जो मैम थी, मैं नाम नहीं पता, मैं एक मैम थे, एक साथ थे, दोनों ये बताते थे कि आपकी कमी कहाँ कहाँ है, किस लॉ में है, फैमिली लॉ में है, कॉन्स्टिट्यूशन में है, उसमें है। अगर आपका क्या मतलब आप ठीक से अपने आप को एक्सप्रेस कर पा रहे हो, नहीं कर पा रहे हो, ये चीज़ें आपके पास अच्छी है। दूसरा आपके पास ये भी कि आप हर फेज़ में किसी कोचिंग के साथ एसोसिएटेड है, तो उस चीज़ का पूरा फ़ायदा उठाइए कि जो चीज़ें आपको खुद से करनी है तो बहुत सारी चीज़ आपको कोचिंग करके दे देंगे। जैसे मैं बाहर था तो पहुजा सर खुद बता रहे थे कि आपका जो जुडिशरी का हर स्टेट वाइज एक फ्लो चार्ट बना है कि कौन से ईयर में कौन से लॉ से कौन सा पार्ट, कौन सा सेक्शन इंपॉर्टेंट है। 2002 में क्या आया, 2003 में क्या आया, 18 में क्या आया, 23 में क्या आया। तो ये आपके अपने लिए आप अगर ये खुद से ये करने जाए, इट विल बी अ वेरी डिफिकल्ट टास्क टू डू। सॉर्ट आउट करना कौन सी ईयर में कौन सा आया नहीं है, ये आपका ऑलरेडी आपके इन हैंड में है। और मतलब ये सेम चीज़ मैंने खुद से किया था कुछ इसी टाइप का, कि जैसे आपके पास समय कम है मेंस की तैयारी में, फिर जब प्रीलिम्स का रिजल्ट अनाउंस हुआ तो 2 महीने था मेंस में, तो उस टाइम पे आप ये सोचिएगा कि फ्रॉम द फर्स्ट पेज तो लास्ट पेज में रिवाइज कर लूँ सब कुछ, इट्स नॉट पॉसिबल, ह्यूमनली नॉट पॉसिबल। बाकी कोई अगर बोले तो पता नहीं उनका। तो आप ये कर सकते हैं कि आपको ये पता है कि लास्ट 3 ईयर्स में या कंटिन्यूसली, सबसे पहले ये कि कंटिन्यूसली एक ऐसा कुछ क्वेश्चन है जो हर साल आ रहे हैं। कॉन्स्टिट्यूशन के फंडामेंटल राइट्स हो गए, फैमिली लॉ में हिंदू जो ये सब हो गए, इससे आप क्या कर सकते हैं, ये मुझे करना ही करना है। तो आपके पास कोचिंग है तो एक नोट्स होगा, लेकिन नोट्स के साथ आप खुद से एक पिन पॉइंटेड नोट्स कीजिए। मैं हमेशा ये बोलता हूँ कि पिन पॉइंटेड नोट्स से आपको रिवीजन में बहुत मदद मिलेगी। जब आपका 7-8 मिनट होगा उस समय आपको लगेगा कि आई एम फॉरगेटिंग एवरीथिंग, तो आपको जो मदद मिलेगा ना वो पिन पॉइंटेड नोट से मिलेगा। बस एक बार कर्सरी निगाहें से निकल गए फर्स्ट पेज टू लास्ट, मतलब उस समय जो आपका नोट्स है वो बहुत पतला होना चाहिए। मतलब ये मतलब कुछ अगर पूछे कि इसमें क्या होता है, FR आर्टिकल 21 पूछ दिया, व्हाट आर इज इंटरप्रिटेशंस, तो ये इसका इंटरप्रिटेशन है, ये केस लॉ है, ये इंटरप्रिटेशन है, ये केस लॉ, उसके अंदर की कुछ नहीं। वो बस आपको याद हो क्योंकि आपने क्लास लिया है, आपने मेंस आंसर राइटिंग की है, आप उसको बार बार पढ़े हो तो एग्जाम में रिकॉल हो जाएगा। लेकिन उससे पहले का जो टास्क है कि वो पिन पॉइंटेड नोट्स को बार बार देखते रहना, क्योंकि टाइम कम होता है। और इस बार एक चेंज किया हुआ है बिहार जुडिशरी में। पहले क्या था कि आपको एक प्लेन आंसर शीट मिल जाती थी, आपको जितना लिखना है लिखिए। इस बार से क्या चेंज आ गया है कि यूपीएससी की तरह एक स्पेसिफाइड स्पेस है कि 15 नंबर का क्वेश्चन है तो आप 3 पेज ही लिख सकते हो। तो यू हैव टू चूज ही व्हाट टू राइट, व्हाट नॉट टू राइट। आपके पास ये फ्रीडम नहीं है कि मैं इंट्रोडक्शन से स्टार्ट किया जैसे क्लास में है, बढ़ते जा रहा हूँ, ऐसा नहीं है।
तो वो भी उस इस अनुसार आपको बदलना पड़ेगा बिहार के लिए। बाकी स्टेट्स का मुझे नहीं पता क्या चेंज हुआ है। प्रीलिम्स के लिए सबसे इम्पोर्टेंट है क्वेश्चंस कितना लगा सकते हैं आप। बहुत सारे मार्केट्स में एमसीक्यू, आपके कोचिंग वाले बहुत सारे एमसीक्यूज देते होंगे, तो वो आप जितना नंबर ऑफ टाइम्स मतलब आपको ये पता है इसका आंसर ये है, फिर भी आप लगा रहे हो, इसको बोलते हैं बार बार करना। ऐसा नहीं कि अच्छा एक बार तो देख लिया, 2 बार तो देख लिया, तो नहीं, आपको पता है कि ये मेरा हो चुका है, फिर भी आपको बार बार करते, उससे क्या होगा कि एग्जाम टाइम में आप भूलेंगे नहीं। जब मेंस की बारी आए तो मेंस आंसर राइटिंग आप कोचिंग में कर ही रहे हो। आप उसके साथ साथ क्या कर सकते हो कि PYQ जो है आपके अपने स्टेट के जिसकी आप तैयारी कर रहे हो, वो PYQ आप पहले से एक बार लिख लो, पूरे लिख लो। मतलब मैं जो भी क्वेश्चन है उसके आंसर्स आप लिख लो। आप अगर पूरा आंसर्स नहीं लिख पा रहे हो तो जो उसके पॉइंट्स होते हैं कि इंट्रो में मैं इसका, जैसे कोई जूरिस्ट है उसका नाम लिख दूंगा, उसका कोई कोटेशन लिख दूंगा। इंट्रो हुआ, ये पॉइंट इंट्रो में लिख दूंगा, बाद कंक्लूजन होगा, कुछ एक बढ़िया सा कंक्लूजन अगर कहीं मिल पा रहा है, कोई लॉ कमीशन हुआ, कोई कमेटी हुई, मैलीमथ कमेटी के क्रिमिनल लॉ रिफॉर्म से बहुत सारे हुआ है, तो ये चीज़ आपके आंसर्स को और इन्हेंस करेगी। और जूरिस्प्रूडेंस का यूज़ कीजिए। जैसे बिहार में जूरिस्प्रूडेंस है नहीं, लेकिन आंसर राइटिंग में जूरिस्प्रूडेंस से आंसर बहुत अच्छा बनता है। जैसे आप कोई कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ एक्सपर्ट हैं, जैसे आप फंडामेंटल राइट्स को लिख रहे हो, एवी डाइसी को कोट कर दो, इसमें जो भी आपको याद आ रहा है, तो ये आप तुरंत नहीं कर पाओगे। इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि जो आपका PYQ क्वेश्चन है उसको जब आप पहले से एक बार लिख के रखो, उसमें आप बार बार इम्प्रोवाइज करते रहो, मुझे कहाँ में ऐसा जगह है जहाँ पे मेरा नंबर कट सकता है। जैसे कि आप मेंस का आंसर लिखे खुद से, आप कोचिंग से चेक करवा लिया, आपको पता चलेगा यहाँ कमी है, तो उसको फिर से इम्प्रोवाइज कर लो, कुछ चेंजेस हैं जो कर लो। तो मेंस के लिए आपका PYQ तो तैयार होना ही चाहिए अच्छी तरीके से, तब आपको दिक्कत नहीं होगा। इसीलिए दिक्कत नहीं होगा क्योंकि मेरा अभी भी यही देखा, आप खुद भी देख रहे हो, आपका जो वो फ्लो चार्ट बना हुआ है कि कुछ ऐसे पार्टिकुलर एरियाज है जहाँ से हर साल क्वेश्चंस आते हैं, तो जो जहाँ से हर साल क्वेश्चंस आते हैं उसका आंसर आपका तैयार होना चाहिए। ऐसा कुछ आपके समय में अलग कुछ नहीं हो जाएगा, अभी तक जो पूछा गया है मोर और लेस वहीं से पूछा जाएगा। तो उतना अगर आपका तैयार है तो आपके पास एक एज होगा। अगर ये मान लो कि 80% क्वेश्चन आप पहले से लिख के जा रहे हो, 20% ही नया रहेगा, तो उस 3 घंटे की टाइम में आपको 20% पे ही दिमाग लगाना है, 80% तो आपका हो गया। इंटरव्यू के समय में जो आप पढ़े हो पहले से, मल्टीपल टाइम्स जो आप पढ़े हो उसको बार बार पढ़ते हो, ब्रॉड क्वेश्चन आते हैं, बहुत ज़्यादा अंदर आता नहीं। ब्रॉड क्वेश्चन इन द सेंस कि बेसिक स्ट्रक्चर क्या है, क्या डिफाइन हुआ है, बेल क्या है, अरेस्ट क्या है, कोई पार्टिकुलर वैसा केस, नानकू वाला, मतलब जो केस है अलग अलग केस है, तो वो ऊपर से जो केस है उसको बार बार करते करते। एक पहूजा लॉ अकेडमी की इंटरव्यू की बुक भी है, वो काफ़ी अच्छी बुक है, मैंने उसको बीच का टाइम था जब उसको रेफर किया था। उस बुक में क्या था कि आपका पार्टिकुलर लॉ वाइज जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस है विच कुड बी आस्क्ड इन द एग्जामिनेशन, वो उसमें दिया हुआ है, वो बहुत अच्छी बुक है। यही है, बाकी आप लोगों का कोई क्वेश्चन? सचिन जी, एक क्वेश्चन है जो मतलब वैसे तो सबका डिफरेंट होता है, बट फिर भी ये लोग पूछते हैं, दैट इज कि आप कितने आवर्स पढ़ते थे, आपका डेली स्केड्यूल क्या था, सबको जानना है, राइट है ना? सो प्लीज आप वो बताइए। देखिए, कोई भी एग्जाम का प्रिपरेशन हो, जुडिशरी सिविल्स कुछ, तो ऐसा कुछ भी नहीं कि 10-12 घंटा, 14 घंटा, 15 घंटा, लेकिन एवरेज एक होना चाहिए। जैसे इस पूरे वीक मैंने 6 घंटे पढ़ा, ये एक एवरेज होना चाहिए। ये कोई बहुत मतलब बहुत हाई सेइंग्स नहीं है कि मैंने 6 घंटे आपको पढ़ना पड़ेगा। जो एग्ज़ाम का नेचर हो गया, जो कंपटीशन है, आपको जान रहे हैं जुडिशरी में भी कंपटीशन काफ़ी बढ़ गया है, तो आपको मिनिमम 6 to 8 आवर्स इट इज़ रिक्वायर्ड। हाँ, आप हो सकता है किसी एक दिन नहीं पढ़ पाएँ, कहीं कुछ चले गए, कुछ कहीं आपका एंगेजमेंट्स है, वो सही है, लेकिन 6 to 8 आवर्स आपका एक एवरेज होना चाहिए, ये ज़रूरी है। क्योंकि वही आप खुद इस चीज़ को एक्सपीरियंस कर सकते हैं कि आप एक वीक 6 से 8 घंटा पढ़ के देखिए ना, फिर अगले वीक आप देखिएगा कि आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस भी आएगा, आपको चीज़ें याद भी होने लगेंगी, ये चेंजेस आते हैं। तो 6 to 8 आवर्स इज मैंडेटरी रिक्वायरमेंट आई कैन से, उससे कम तो आप नहीं पढ़ सकते, तो आप कंपटीशन से बाहर हैं। ओके, एक ऑनलाइन स्टूडेंट का क्वेश्चन है, सर प्लीज आंसर राइटिंग के बारे में बताइए। आंसर राइटिंग के बारे में बताएं। एक तो आप अगर कोचिंग में इनरोल्ड है तो आपका मेंस आंसर राइटिंग तो चल ही रहा होगा, उसके साथ साथ मैंने आपको जो आप खुद से कर सकते हैं, और टीचर्स विल हेल्प, ये मैं जानता हूँ, पता नहीं मैं मतलब ये मैं जानता हूँ कि टीचर्स विल हेल्प। आप मेंस का आंसर लिख के उनको दिखाइए। मेंस जो PYQ है, मेंस का आंसर इन द सेंस जो PYQ क्वेश्चंस है, ये आपका गाइडिंग लाइट होगा, आपका मार्गदर्शक होगा इस पूरे जर्नी में। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आप उस क्वेश्चंस को लिख के बार बार जो जैसे क्लास में पढ़ाई हुआ कोई पार्टिकुलर एरिया,
सीआरपीसी में कुछ पढ़ाई हुआ, अरेस्ट पढ़ाई हुआ। अरेस्ट के जो क्वेश्चंस हैं पीवाईक्यू में बिहार के हैं, अगर बिहार कंप्लीट हो गया, जैसे यूपी का दे रहा है, यूपी का है, अगर एक स्टेट कंप्लीट हुआ दूसरे स्टेट पे आ जाइए, तीसरे स्टेट पे आ जाइए, उस एरियाज के क्वेश्चंस आपके कवर हो जाएंगे, आपको अब बाहर नहीं। तो जो पीवाईक्यू है उसको बार बार आंसर राइटिंग कीजिए, उसको इम्प्रोवाइज करते, वो नोट्स आपको मदद करेगी जब आप रिवीजन में जाएंगे, जब आपके पास टाइम बहुत कम आएगा, राइटिंग्स आएंगे, अब क्या करें क्या करें क्या करें, तो वही करना होता है। आपको कहीं एक बिलीव रखना होगा कि हाँ ये मिनिमम करेंगे तो वही करना, बेयर मिनिमम वही है। राखी इज आस्किंग कि जीके जीएस की प्रिपरेशन कैसे करी आपने, मेन क्वेश्चन राइट सबके लिए। जीएस जो बिहार में है वो ऑलमोस्ट फुल्ली फैक्चुअल है, फुल्ली फैक्चुअल इन द नेचर कि आपको हुज हु कौन है कहाँ क्या है ये पता होता है। ओपिनियन बेस्ड क्वेश्चंस नहीं होते, ये पार्टिकुलर इशू ऐसा हो रहा है उस पर आपका क्या ओपिनियन है, इस तरह का जीके जीएस में बिहार में होता नहीं है। तो एक दो किताब है जो सब लोग पढ़ते हैं, एक लूसेंट वाली किताब है, मैंने भी रेफर की थी। एक उसके साथ साथ मैंने एक बताऊंगा, उपकार की किताब आती है जनरल नॉलेज की, वो बिहार के लिए बहुत हेल्पफुल है। इसलिए हेल्पफुल है जो इन्वेंशन डिस्कवरीज बुक्स एंड ऑथर्स एवरीविएशन, ये उपकार वाले बुक में बहुत दी हुई है और वहाँ से क्वेश्चंस आते भी हैं, अभी तक तो आ रहे हैं। तीसरा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, मैं बार बार कहूँगा आपका अगर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन तैयार है, मैं अभी लिख के दे रहा हूँ, मेन्स में आपका 50% तो मिनिमम तैयार है किसी भी सब्जेक्ट में, इसीलिए वो आपका कम से कम तैयार होना ही चाहिए एक समय से पहले। तो लूसेंट, उपकार और बाकी जो कोचिंग वाले हैं वो दे आर रेलिवेंट मटेरियल, आप उस पर विश्वास कीजिए। ओके, अदर क्वेश्चन इज आपके ऑप्शनल सब्जेक्ट्स कौन से थे? मेरे ऑप्शनल सब्जेक्ट्स थे कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ एंड एडमिन लॉ, कि ये ऑलमोस्ट हर जगह होते हैं तो ये होते हैं। दूसरा था फैमिली लॉ, जिसमें हिंदू एंड मोहम्मदन लॉ आता है, और तीसरा वो बिजनेस लॉज, जिसमें कंपनी लॉ, सोगा, ये सब यही थी। ओके, एसे के लिए क्या करें, दीक्षा इज आस्किंग। बिहार में ऐसे का इम्पोर्टेंस है नहीं, वैसे जो बेस्ट चीज़ है ऐसे के लिए कि आप न्यूज़पेपर का जो एडिटोरियल्स हैं वो पढ़ते रहें, आपके ओपिनियंस अच्छे से डेवलप होंगे। ये है, ये ओपिनियंस डेवलप होंगे तो आप आएगा ऐसे किसी भी टॉपिक पे आ जाए आप उसको लिख सकते हैं। सो चांदनी इज आस्किंग सर, आप सारे सब्जेक्ट्स कवर करते थे? सारे सब्जेक्ट एक ही दिन? एक ही दिन कैसे, मतलब क्या क्वेश्चन है सर? सारे सब्जेक्ट्स तो कवर करने ही होंगे जो आपका रिक्वायरमेंट है। हाँ 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 हाँ, आपके पहुजा लॉ अकेडमी में बताया मैंने, जो बाइफर्केशन से फ्लो चार्ट है कौन से ईयर में क्या आता है, ये आप लोग बहुत लकी, ये चीज़ आपके पास स्टार्टिंग फेज से ही है। ये क्या है, आपको खुद से बनाने में बहुत मदद लगेगी, ये बनाना पड़ेगा ही, अगर आपको कोचिंग नहीं देता तो खुद से करना पड़ता कि विच आर द इम्पोर्टेंट एरियाज इन विच इन एनी पार्टिकुलर लॉ सब्जेक्ट, तो वो बहुत जरूरी है, उससे कर सकते हैं आप रिविजन फ्लो चार्ट से, वो बाइफर्केशन। सर सेक्शंस को कैसे याद करते हैं? नहीं, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सेक्शन को याद करने का एक तरीका है जो मैंने अपने सीनियर से सीखा था। वो ये बताए थे कि जो टेबल ऑफ कंटेंट है किसी भी लॉ का, पीडीएफ मिल जाता है, टेबल ऑफ कंटेंट को प्रिंट करवा लीजिए, 3-4 पेज का होता है, उसको आप सुबह उठते हैं, एकदम जब सुबह उठे उस समय आप एक बार देख लिए, बस सरसरी निगाहों से देख लिए, ऐसा नहीं कि एकदम रटना नहीं है, बस देख लिए, शुरू से लास्ट तक देखते जा रहे हैं, आपको ये पता चल जाएगा कि 35 यहाँ है, 35 में ये 65 कहाँ है। एक तो ये पता है आपको इंपॉर्टेंट क्या, पढ़ते रहते इंपॉर्टेंट सेक्शंस पता है, वो तो याद ही हो जाते हैं। जहाँ कभी कभी ना नॉन इंपॉर्टेंट एरिया पूछ लेता है जान के कि लोग गलती करें, तो वो वहाँ से हो जाएगा आपका। तो 3-4 पेज का टेबल ऑफ कंटेंट का प्रिंट आउट कर लें, और जब भी टाइम मिले, जब वो ऐसा टाइम जिस समय आप पढ़ नहीं रहे हैं, जिस समय कुछ और इन्वॉल्वमेंट है, उस समय उसको देख लें। फ्रेशर्स के लिए ये है कि जैसे कि जो लोग बार बार कहीं कहीं का अटैम्प्ट देंगे, ये फायदा होता है कि दे आर वेल वर्स्ड विद द एग्जामिनेशंस, हाउ वी फील ड्यूरिंग द एग्जामिनेशन, बिफोर एग्जामिनेशन, ये सब चीज़ें। तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, ये आपका एक लैकिंग पार्ट है कि जो एक्सपीरियंस आपके पास नहीं है, वो एक्सपीरियंस एक्चुअली प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ही तो है। जो व्यक्ति पहले से एग्जाम दिया है वो क्या किया है, उसी क्वेश्चंस को पहले लगाया है उस हॉल में बैठ के, तो आप उसको अपने जब आप पढ़ते हैं उसको लगा लीजिए, हो गया आपको जो पीछे का जो एक्सपीरियंस है वो कवर हो गया। यही है, ऐसा कुछ है नहीं कि आप फर्स्ट अटेम्प्ट में है तो आपके पास कुछ लैक हो रहा है। ओके, ऑनलाइन खुशबू का, यू हैव अ क्वेश्चन, ऑलराइट। रीसेंट जजमेंट्स लिखना होता है लैंडमार्क, दोनों को ज़्यादा इफेक्टिव आंसर किससे होता है, रीसेंट जजमेंट से या लैंडमार्क जजमेंट से? नहीं,
लैंडमार्क जजमेंट्स आर दो जजमेंट्स विच यू कैन नॉट अवॉइड, विच यू कैन नॉट, मतलब आप उसको छोड़ नहीं सकते हो। लैंडमार्क जजमेंट तो लिखना ही लिखना है। रिसेंट जजमेंट एक एडवेड एडवांटेज देता है, जैसे वो अगर कोई पढ़ लिया आपका, अगर रिसेंट जजमेंट के साथ उसका एक ईयर लिख दिया कि 2024 का 2023 का है, तो वो एक आपको एज दे देगा। 6 मिलने वाला है तो 6.5 मिल जाएगा, ऐसा है। लेकिन लैंडमार्क जजमेंट्स को आप छोड़ नहीं सकते हो। साइटेशंस लिखना इंपॉर्टेंट है। बहुत इंपॉर्टेंट नहीं, अगर पता है तो फायदा होगा। और जूरिस्ट के नेम, हाँ हम तो बताएं, जूरिस्ट का नेम आप अपने इंट्रोडक्शन में यूज़ कर सकते हो, कुछ एक्सप्लेनेशंस में वैसा है तो यूज़ कर सकते हो। ये सब चीज़ें हेल्प करती है, मैंने इसको यूज़ किया था। ये भी हेल्पफुल होता है कि अगर कोई लैंडमार्क जजमेंट है और वो कौन से जस्टिस के द्वारा प्रोनाउंस्ड है वो लिखे, तो उससे क्या नंबर एनहांस होता है। देखिए अब ऐसा है ना, जूरिस्ट एक जजमेंट में अलग अलग जजेस ने क्या बोला है, तो कोई वैसा जैसे अय्यर का कुछ वैसा कमेंट है किसी पार्टिकुलर चीज़ पे, तो उस चीज़ को आप डबल कोट करके लिख सकते हो। लेकिन वो आपको एग्जैक्टली याद होना चाहिए, क्योंकि जो प्रोफेसर्स वो कॉपी चेक कर रहे हैं, दे आर वेल वर्स विद द कमेंट्स ऑफ एनी पार्टिकुलर जजेस जो इंपॉर्टेंट है उस पार्टिकुलर केस में। तो वो अगर याद नहीं है तो आप अवॉइड कीजिए, अगर एग्जैक्टली याद है तो लिखिए। और जो इंट्रोडक्शन होना चाहिए वो क्या फिलोसफिकल या फिर यही क्वेश्चन है, या फिर फंडामेंटल राइट्स है, तो 15 नंबर का 2-3 क्वेश्चन। तरीके का इंट्रो हो सकता है। एक इंट्रो हो सकता है कि कोई जूरिस्ट क्या बोला है, एक इंट्रो हो सकता है कि रिसेंट एनी जजमेंट जो सुप्रीम कोर्ट ने दिया है उससे आप रिलेट करके लिख सकते हैं। एक इंट्रो हो सकता है कि नॉर्मल किस सेक्शन में ऐसा लिखा है, नहीं कुछ पता है तो जो सेक्शन है पार्टिकुलर एरिया उस लॉ का उसको लिख दीजिए, वो भी एक इंट्रो हो सकता है। तो ये डिपेंड करता है ना कि आपको उस समय उसके कंटेंट्स में क्या याद है। हाँ, रिसेंट जजमेंट अगर सुप्रीम कोर्ट का कोई है उसको अगर आप इंट्रो में या अपने कंक्लूजन्स में लिख रहे हैं तो ये काफ़ी इफेक्टिव रहेगा। ये आपको वही न्यूज़पेपर से आएगा, वैसे नहीं आ सकता, क्योंकि न्यूज़पेपर में अगर कोई केस आता है न्यूज़ में तो वो कंटिन्यूसली वीक तक कवर होता है, ऐसा नहीं एक दिन कवर होता है। अगर आप एक पार्टिकुलर पेपर भी पढ़ रहे हैं तो 2-3 वीक तक फिर उस पर अलग अलग लॉ एक्सपर्ट्स अपने कमेंट्स देते हैं, अलग अलग जज एडवोकेट्स अपने कमेंट्स देते हैं। तो वो आपको जो आप बोले ना केसेस याद कैसे करें, तो वहाँ से याद हो जाएगा। आप सोचिए कि आप पूरे वीक कोई पार्टिकुलर 2-3 केस को देख रहे हैं उस पार्टिकुलर मुद्दे पे, तो वो ऑलरेडी वो आपको याद हो ही जाएगा, वैसे जनरली ही याद होता है। तो वही है कि न्यूज़पेपर को और कंटिन्यूसली पढ़ रहे हैं तो हेल्पफुल होगा। ओके, मिताली इज आस्किंग कि मैंने अभी ज्वाइन करा है, 2 मंथ्स हुए हैं, तो क्या इसको यूपी जुडिशरी का एग्ज़ाम देना चाहिए? हाँ ऑब्वियसली देना चाहिए। देना चाहिए, कोई लॉस नहीं है इसमें। ओके, सो एक स्टूडेंट पूछ रहा है कि आप एक सब्जेक्ट पहले कंप्लीट करते थे या सारे सब्जेक्ट पहले एक साथ स्टार्ट करते थे? नहीं ना एक सब्जेक्ट करना है ना सारे सब्जेक्ट करना है, कोई 2-3 सब्जेक्ट लेके चलना है। जैसे आप एक टारगेट बना लीजिए, जो बताएं 6 से 8 घंटा, उसके अनुसार आप ये सोच सकते हैं कि हाँ इस दिनों में एक एक्सपेक्टेड डेज है कि मैं ये पार्टिकुलर सब्जेक्ट कंप्लीट कर लूँगा, तो उसके अनुसार अपना एक टारगेट बना के रखिए। ना सारे पढ़ना है ना एक पढ़ना है, 2-3 सब्जेक्ट, 2 सब्जेक्ट। मनीषा इज आस्किंग कि हिंदी मीडियम का कोई इफेक्ट पड़ता है क्या? एक मिनट, इसमें एक और चीज़ ऐड करना है कि आप ये कर सकते हैं, जैसा मैं बता रहा हूँ कि जैसे लॉ पढ़ रहे हैं 2 सब्जेक्ट, उसके बीच में जीके जीएस रख लीजिए। जिस पार्टिकुलर स्टेट में जीके जीएस आ रहा है, लॉ पढ़ते पढ़ते आप बोर हो गए, आपका मन वो हो रहा है, आप जीके जीएस पे आ जाइए, क्योंकि उसका एक टेस्ट अलग है, तो वो चीज़ आपको फिर रिजुविनेट कर देगा, फिर लॉ पे आ जाइए। तो लॉ एंड जीके जीएस ऐसे चल सकता है। हिंदी जुडिशरी में अभी हमारा सुरेंद्र पाल है ना, उनका सिलेक्शन हुआ है बिहार जुडिशरी में। तो अगर तुम लोग ऐसे कह रहे हो कि हिंदी वैकेंसी, हिंदी जुडिशरी, हिंदी मीडियम एक ड्रॉबैक है, तो एग्जाम्पल मैंने तुम्हें दे दिया है। कोई सब्जेक्ट मीडियम कोई ऐसा कोई मीडियम, या राइट, कोई मीडियम बार नहीं है। देयर आर सो मेनी क्वेश्चंस, ऑफलाइन क्वेश्चंस, कम ऑन। ओके, सर अपना इंटरव्यू का थोड़ा एक्सपीरियंस शेयर कीजिए, और अगर फ्रीज कर जाए या किसी क्वेश्चन में दिमाग ब्लैंक हो जाए तो उस सिचुएशन को कैसे हैंडल किया जाए, उसके बारे में थोड़ा बताइए। इंटरव्यू मेरे इंटरव्यू में एक जस्टिस थे, बीपीएससी के चेयरमैन खुद थे, और बाकी 2 मेंबर थे, एक लेडी थी और एक और मेंबर। तो मेरा इंटरव्यू मोस्टली क्रिमिनल लॉ और कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ पे ही था। 2-3 क्वेश्चन ओपिनियन बेस्ड था, आर्टिकल 21, आर्टिकल 19, फ्रीडम ऑफ प्रेस, बेल, अरेस्ट सब था, बेल इन द केस ऑफ SC/ST केसेस, बेल इन द केस ऑफ SC/ST केसेस,
और हाँ, बहुत पोलाइट और बहुत हम्बल होते हैं मेंबर्स, ऐसा कुछ भी नहीं याद आ रहा है, यू कैन आप 2-3-4 सेकेंड 5 सेकेंड का टाइम ले लीजिए। एक क्वेश्चन था जो मुझे एग्जैक्टली नहीं याद आ रहा था, तो उसमें आप थोड़ा देर रुक जाइए, 2-3 सेकेंड सोच लीजिए। अगर आपको पता है कि क्वेश्चन मुझे नहीं आ रहा है, फिर भी 2-3 सेकेंड रुक जाइए, ये लगे कि आप कुछ सोच रहे हैं, और उसके बाद पोलाइटली, सॉरी आई कुड नॉट रिकॉल इट, आई कैन नॉट एट दिस पार्टिकुलर मोमेंट, आई विल रेफर इट आफ्टरवर्ड्स, इस तरह का चीज़ यूज़ कर सकते हैं। बहुत नॉर्मल क्वेश्चंस होते हैं, मतलब पर मेरा तो एक बेसिक स्ट्रक्चर, अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, अरेस्ट, बेल, ये सब क्वेश्चन था मेरे इंटरव्यू। एक स्टूडेंट था मेरे ही साथ था, मेरे ही बाद, वो एपीओ है बिहार में, उसके साथ एक कुछ अलग घटना घटी, इंटरव्यू में शेयर करना चाहता हूँ कि ही वाज आस्क्ड टू टेक वाटर जस्ट बिफोर ऑल द पेपर्स ऑफ द बोर्ड, तो वो पानी लिया और वो कंफ्यूज हो गया, अब ये क्लास में छोड़ के जाऊँ क्योंकि वो जूठा ग्लास हो गया था, या मैं लेके जाऊँ, तो लेके जाने लगा तो मेंबर्स रोक दिए कि वाई आर यू टेकिंग अवे माई प्रॉपर्टी, इट इज़ थेफ्ट। तो वो थोड़ा एम्बेरेसिंग था उनके लिए। ये हुआ है, ये दिस इज़ ऑनेस्ट। तो वो शेयर किया बाहर निकल के, यार मेरे लिए बहुत एम्बेरेसिंग था कि मैं पानी लेके जाऊँ या छोड़ के जाऊँ, ये जूठा ग्लास छोड़ भी नहीं सकते। तो So was he selected? yes, he selected. Okay, was selected. All right. So पेयर एक्ट लैंग्वेज लिखनी होती है क्या एग्जाम में? देखिए, ये आप जब पढ़ेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि विच कहाँ पे हमको एज इट इज़ लिखना है, कहाँ पे एज इट वुड बी लिखना है, कि कुछ ऐसे पार्ट्स हैं सेक्शंस के जिनको आप छोड़ नहीं सकते हो, वो लिखेंगे तो आपका क्वेश्चन का आंसर बहुत अट्रैक्टिव लगेगा। कुछ चीज़ें नहीं याद हो रही हैं तो लिख दो, ऐसा कुछ हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, लिखना ही है, अगर याद है तो लिख दीजिए। हाँ, कुछ ऐसा चीज़ जैसा आर्टिकल 21 है, अगर एज इट इज़ याद है तो अच्छा लगता है पढ़ने में, नहीं याद है तो क्या कीजिए। So शिवम का एक क्वेश्चन है, वो बहुत टाइम से पूछ रहा है, रटने वाले क्या पास होते हैं, जज बनते हैं? अगर एज इट इज़ याद है तो बन ही जाओगे। Okay. So what was your planning and strategy during your preparation? ओके, प्लानिंग मेरा जब आपके पास अच्छा मतलब काफ़ी टाइम हो तो आप प्रीलिम्स मेंस को साथ लेके चल सकते हो, कि पढ़ रहे हैं, पढ़ने के बाद उसी क्योंकि आजकल जो भी एमसीक्यूज आते हैं मतलब टॉपिक वाइज होते हैं, जो टॉपिक पढ़ रहे हैं उसका टॉपिक के एमसीक्यू लगा रहे हैं, साथ में अगर वीकेंड आया तो आंसर लिख लिए, नहीं लिखे मतलब अगर नहीं लिख पा रहे हो बहुत दिन से आंसर तो 2 दिन आंसर में ही लगा दिए। आपके पास अगर पर्याप्त टाइम है उस समय ये कर सकते हो। जब एग्ज़ाम नज़दीक आ जाए तो आप फेज वाइज चले जाओगे, अब प्रीलिम्स है तो आप पेयर एक्ट रिवाइज करोगे या जो कंटेंट से आपके कोचिंग वाले या नोट्स को रिवाइज करोगे, आपको उस फ्लो चार्ट से उस बाइफर्केशन से पता है कौन सा क्वेश्चन हर साल आ रहा है, वो चीज़ आप देखोगे ही देखोगे। उसके बाद आप जो आपका पेयर एक्ट है, टेबल ऑफ कंटेंट बताए 3-4 पेज है, तो बार बार देखोगे। तो ये आपका कब क्या पढ़ना है, ये आपके पास कितना टाइम है इस पर डिपेंड करेगा। प्रीलिम्स से पहले वो करना है, मेंस आ गया, आपको प्रीलिम्स अगर देख लिए ऑलमोस्ट पता चल ही जाता है मेरा प्रीलिम्स निकल रहा है कि नहीं निकल रहा है। अगर निकल रहा है टाइम वेस्ट नहीं कीजिए, तुरंत अपने जो नोट्स हैं उनको रेफ़र कीजिए, PYQ हैं उनको जल्दी जल्दी सॉल्व कीजिए। वो सॉल्व करने से उसके बाद आप जो बताए थे पिन पॉइंटेड नोट्स, ये ऐसे ही नहीं, ये ज़रूरी है, जो पॉइंट वाइज नोट्स होते हैं हर पार्टिकुलर टॉपिक्स के, जो आपको बाइफर्केशन से पता चल जाएगा टॉपिक्स क्या इंपॉर्टेंट है। टॉपिक्स पता चल गए, आप उसके नोट्स बनाइए जो सिर्फ और मतलब पॉइंट वाइज होने चाहिए, एक्सप्लेनेशंस नहीं। ये आपको हेल्प करेंगे रिवीजन में। आप करके देखिए, आपको 1 वीक में पता चल जाएगा कि आपको याद कैसा, जो याद करने वाली बात बोल रहे हैं ना, आप लिमिटेड चीज़ों को बार बार पढ़ेंगे आपको याद होगी। आप पूरे टेक्स्ट को, टेक्सुअल चीज़ों को बार बार पढ़ेंगे, याद कम होगी। तो आपको पॉइंट वाइज नोट्स बहुत मदद करते हैं। ओके नेक्स्ट मिस अंकिता पहुंचा डायरेक्ट जो बुक संचालित करेगी, तालियों से स्वागत कीजिए जो बड़ा एंड नेक्स्ट